सर प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय का चैप्टर संख्या 23 पर परिचर्चा प्रारंभ करेंगे और चैप्टर संख्या 23 जिसका नाम है सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति एवं संबंधित धारणाएं। मतलब सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति से सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति से संबंधित कुछ धारणाएं हैं, कुछ विचारधाराएं हैं। उसी विचारधारा के बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। इस क्रम में जान लें कि अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है और हमने पहले क्लास में आपको बताया था एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता सबसे पहले जिद एंड रिस्ट नामक अर्थशास्त्री ने दिया था या विद्वान ने दिया था। अर्थशास्त्र में जितने भी पुराने अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री का मतलब होता है अर्थशास्त्र के विद्वान। तो पुराने अर्थशास्त्री को हिंदी में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं, अंग्रेजी में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं। और जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के बाद जो विद्वान आए उनको नियो क्लासिकल या नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के नाम से जाना जाता है। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, इसमें एक सबसे पहला नाम आता है अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ का। उन्हीं के समकालीन एक विद्वान थे जे.बी. से। क्या नाम था? जे.बी. से, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने बाजार के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया। कोई आपसे पूछे कि बाजार का नियम किसने दिया था? जे.बी. से। अगर जे.बी. ना रहे तो सीधा से लिख देता। कई बार बीपीएससी में जाओगे तो से के बाजार नियम पर प्रकाश डाले या किन्स के रोजगार सिद्धांत पर प्रकाश डाले, तो जे.एम. किन्स पूरा नाम है। तो बाजार के सिद्धांत से अगर किसी विद्वान का नाम जुड़ा हुआ है तो वह विद्वान कौन है? से। इन्होंने जो बाजार रोजगार का सिद्धांत दिया उसमें कहा रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत कहलाता है। मतलब जे.बी. से ने जो रोजगार का सिद्धांत दिया उस सिद्धांत को हम रोजगार का प्रतिष्ठित या क्लासिकल थ्योरी के नाम से। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा? एक लाइन में कह दिया, बहुत बड़ा बात कहा, मांग अपनी पूर्ति स्वयं सृजित करती है। मांग, जय प्रकाश करो भाई, एक लाइन में उत्तर देना है। हम किसी वस्तु का मांग क्यों करते हैं? उपयोगिता बढ़ जा, मुंह डुला दी कि नहीं, गलती हो, सही क्या होगा? सही बोला है। हम किसी वस्तु का डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि उस वस्तु में उपयोगिता है। तो सही तो वही बोला है। अगर उसमें उपयोगिता नहीं होती तो हम उस वस्तु का डिमांड नहीं करते। हम किसी वस्तु का डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि उस वस्तु में उपयोगिता होती है और वह वस्तु हमारी आवश्यकता को पूर्ण करती है। यदि वह हमारी आवश्यकता को पूरा नहीं करता तो हम उस वस्तु का डिमांड नहीं करते। तो एक छोटा सा प्रश्न है, खड़ा होइए। हाँ, मांग का नियम बता दीजिए। बैठिए। अब पुलिस नहीं ना आता है? नहीं आता है, छोड़िए बात। सीमा तू खड़ी हो। मांग का नियम, बाप रे बाप करने से काम नहीं चलेगा। बैठ जा, नाम तो हंसाइए देगा ये सब। बैठिए। आज तो शर्म आया है, 9 से 10 बजे वाला बैच में 130 नंबर तक काउंटिंग लिखने नहीं आता है ना। उसकी गलती अलग बात थी, इसका गलती अलग था कि उसने आगे पीछे कर लिया, लेकिन अन्य की बात में बोला। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हम कह दिया 30 तक नंबर नहीं तो फिर मैं प्रश्न लिखाऊंगा। तो प्रश्न कह रहा है, अब रहने दीजिए, आप बंद करवाए। मांग का नियम हम बताए हो कि यदि अन्य बातें समान रहे तो, यदि अन्य बातें समान रहे तो बाजार में जैसे जैसे किसी वस्तु का कीमत बढ़ता जाता है उस वस्तु का मांग कम होता जाता है और जैसे जैसे कीमत कम होता जाता है, क्या पढ़ते हैं आप लोग पता नहीं चलता है।
हम पढ़ते हैं तो नहीं पूछे। हाँ अच्छा, आपसे पूछेंगे। मांग अपनी पूर्ति स्वयं सृजित करती है। हमने यहां मांग का क्या है समझा दिया। क्या? किसी वस्तु की इच्छा नहीं, और इच्छा को पूरा करने के लिए साधन, और साधन को खर्च करने की तत्परता को हम क्या कहते हैं? मांग में 4-5 बातों को होना जरूरी है। पहले क्या हो? इच्छा। पहले क्या हो? इच्छा आवश्यकता में बदलती है जब आपके पास पैसा होता है। अब पैसा खर्च करने के में क्या हो? सामर्थ्य हो, तब वो क्या कहलाएगा? मांग कहलाएगा। नहीं, हमें इच्छा है, आवश्यकता भी है, अब पैसा भी है, लेकिन खर्च करने की सामर्थ्य नहीं है। कंजूस व्यक्ति के लिए ना कोई वस्तु का डिमांड नहीं, उसकी इच्छा होती है, उसका मांग नहीं। तो मांग है क्या? तो किसी वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, इच्छा आवश्यकता में बदलनी चाहिए, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पैसा होना चाहिए, और पैसा को खर्च करने की आपके अंदर तत्परता होनी चाहिए, साहस होनी चाहिए। क्या कहलाएगा? मांग कहलाएगा। आपूर्ति अभी हाल में ही पढ़ा हूं, 10-11 नंबर चैप्टर में पूर्ति क्या है। तो बाजार में किसी वस्तु की उपलब्धता को हम उस वस्तु का क्या कहते हैं? पूर्ति। बाजार में किसी वस्तु की उपलब्धता हम उस वस्तु का क्या कहते हैं? पूर्ति कहते हैं। तो यहाँ पर अब सोनाली बताएगी आज हमको पूर्ति का नियम, हमको ये बताएगी। गलत, सरासर गलत। यस सर। सिट डाउन। आज तो अपना मम्मी से हमको बात करा, आज तो लाठी खाएगी। पूर्ति का नियम हमने कहा वाल्मीकि सिंह। करवाई ना पहले। अच्छा, आप जो बोले थे उसका उल्टा है सर। पूर्ति का नियम कहा यदि अन्य बातें समान रहे तो, कोई सवाल है? यदि अन्य बातें समान रहे तो जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है, वस्तु की पूर्ति बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे कीमत घटता जाता है, वस्तु की पूर्ति भी। मतलब मांग के नियम के जस्ट अपोजिट पूर्ति का नियम हो गया। है। उदाहरण यश ने कहा कि सर उदाहरण दीजिए। उदाहरण दे रहा हूं, धान अभी खरीफ के ऋतु का फसल है। धान कैसे कुंटल है? 1150 या 1200 या 1250 का क्विंटल बनिया खरीद रहा है व्यापारी। पैक्स तो ज्यादा रेट है। जिनकी स्थिति अच्छी है, ठीक ठाक, कोई जिस किसान के पास पैसा है, कर्ज लेके खेती बाड़ी नहीं किया है, या किसी बाहरी व्यक्ति का लोन नहीं है, वो अपने अनाज को अपने गोदाम में, अपने घर में बोरा में कस कस के स्टॉक कर रहा है। गलत की सही? सही है सर। क्यों? रेट कम है, क्योंकि सबके घर में अनाज है। गरीब लोग जब अपना अनाज को क्या करेगा, तो कर्जा लेके काम करना है, बेटी का ब्याह है, किसी के रिश्तेदार में न्योता करना है, बहुत प्रकार की बातें हैं। छठ पूजा में, दीपावली पूजा में, दशहरा में सबसे उधार लेकर के काम किया होगा। डिमांड करता किया हो तो कहता भाई धान कटा रहा है, बेचकर पैसा आपको मैं दे दूंगा। अब 1150 है तो क्या हुआ? उसकी मजबूरी है, वह कम कीमत पर ही धान को क्या कर देगा? अब कम कीमत पर धान बिका रहा है। जितना पैसा वाला लोग बिजनेसमैन है, वो सब कम दाम में धान को खरीद खरीद के स्टॉक कर रहा है। जब इसका कीमत बढ़ने लगे, कीमत कम है तो स्टॉक कर रहा है, और कीमत बढ़ने लगेगा तो गोदाम में से निकाल के बेचना। कीमत बढ़ा तो पूर्ति बढ़ने लगा। गलत की सही? जैसे आलू लो ना, आलू का कीमत कम था, लोगों ने, बिजनेसमैन ने खरीद के कोल्ड स्टोर में डाल दिया। कीमत देखा कि किसान के घर का आलू क्या हो गया? खत्म हो गया। तो आज 2 बोरा कर, 4 बोरा कर, 5 बोरा निकाल के, या प्याज में महंगा कमाना हो, बाजार में 100 कर दिया डुप्लीकेट, ये प्याज है ही नहीं स्टॉक में। 4 दिन बाजार में प्याज नहीं मिला, 10 रुपये वाला प्याज हो गया 40 रुपये किलो। अब धीरे धीरे प्याज निकालेगा, अधिक मूल्य कमाएगा। तो तरीका है अपना बिजनेसमैन का। दुनिया में सबसे भ्रष्ट करप्ट बिजनेसमैन होता है। नहीं, वो हम यहाँ बाजार को लेकर चला जा रहा है। तो कहता है मांग अपनी पूर्ति स्वयं सृजित कहती है। मतलब किसी वस्तु का अगर डिमांड होता है, ये कहना ये चाहता है कि मांग अपनी पूर्ति स्वयं सृजित कहती है
इसका मतलब ये हो किसी वस्तु का अगर आपके पास डिमांड है मतलब जरूरत है, तो वह पूरा कैसे होगा इसका रास्ता आप जरूर तलाश लेते हैं। उदाहरण बता रहा हूं, सभी लोग संसार का होशियार है क्या? बहुत लोग मंद बुद्धि भी है, सुस्त बुद्धि का भी है। तो क्या उसका काम चलता है कि नहीं चलता कि तुम होशियार तुम जाके काम चला लेते हो? जैसे तैसे वह भी अपने जरूरत को क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। आवश्यकता होती है, प्यासा कुआं की तलाश कर लेता है, भूखा रोटी की तलाश कर लेता है। गलत कि सही? सही है सर। यही भी कहता है कि मांग अगर वस्तु की जरूरत है तो कितना होगा उसका डिमांड, उसके अनुसार कोई उत्पादन कर देता है, उत्पादन करता है तो उसकी आपूर्ति हो जाती है। लेकिन इस मांग एवं अपनी पूर्ति स्वयं सृजित करती है, यह बात जेबी शे ने कहा, और यह लाइन रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत है। इसके अनुसार बाजार में दो प्रकार की बातें होती है, किसी भी देश में दो प्रकार की बातें होती है। मांग अपनी पूर्ति स्वयं सृजित करती, सृजन माने निर्माण करती है, मतलब जितना हमको मांग होता है ना उतना हम पूर्ति कहीं ना कहीं से कर लेते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे कोई सामान खरीदना हो, आपके पिता ने आपको दिया 500 रुपया, आपका सामान बनता है 600 रुपया का, तो आप अपने मम्मी से मांग लेते हो। मम्मी से भी काम नहीं चला तो अपने मित्र से मांग लेते हो, अगर मित्र देने को तैयार नहीं है तो किसी रिश्तेदार को कहते हो कि भाई थोड़ा सा हमको दीजिए, इसकी क्या है जरूरत है। गलत कि सही? नहीं तो दुकानदार को ही अगर चिन्हा परिचय वाला है तो अपना साख दिखाते हो कि भैया हमको इतना रुपये हमको चाहिए, दीजिए, आपको 10 दिन के बाद दिए जाएंगे। हम फलाने, हमारे पिताजी का नाम फलना है, हम फलाने गांव में, तो इनको चिन्हा जान लाते हमारे पिताजी की इसके यहाँ पहचान है, तो अपने पिता का हवाला देकर उनकी पहचान को दिखाकर आप उसे ले लेते हैं। सामान परचेज कर लेते हो, खरीद लेते हो। तो प्रश्न ये है कि मांग अपनी पूर्ति स्वयं सृजित करती है, इस आधार पर विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं दो प्रकार की बातें देखने को मिलती है। पहला, अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। सही बात है। संसार तू कहते ना हम बेरोजगार है, नहीं, तुम काम करना नहीं चाहते हो। गलती से नहीं बोलो, सही बोल रहा हूँ। सही बात है। हमारे गांव में कहावत है, बुजुर्गों का कहना है, रोड पर रुपया फेंकल है, बुद्धि होनी चाहिए उठाने के लिए। बुद्धि है तो उठा सकते हो, नहीं तो उतानहर है, सुतने का दिखा ही नहीं। यहाँ तो बैठने का भी कमी नहीं, तो पैसा उठाने का तमीज कहाँ से आएगा? तो प्रश्न कहा कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। अगर कहोगे सर सिद्ध करके दिखाइए, तो हमें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों का नॉलेज है। गांव में जाओ, आज भी कहो धान कटनी चल रहा है, वो लेबरे न मिले। आज जो काम करने वाला है, रोजगार मजदूर है, वो कहता है कि काम ही यहाँ न है। इसके पीछे कारण है, उसकी मजदूरी जितनी होनी चाहिए वह उससे ज्यादा मजदूरी का डिमांड करता है। आपसे क्यों काम करवाएगा? वो बैठल रह जाएगा। जैसे हम देखता हूँ जानकी स्थान में, सही बात है। मैं बात कर रहा हूँ, एक दो बार हम गए लेबर का डिमांड करने, कहा कि नहीं 350 लेट हो गया था। मैं देखिए ना 10 बज गया, आप 300 रुपया लेके चलिए। कब नहीं, हम रेट नहीं, उधार चल जाएगा घरे, बचा हुआ पैसा 50 खैनी पुड़िया में खर्चा कर देगा, लेकिन 300 पर काम करने को तैयार नहीं। गलत कि सही? तो अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार रहती है, काम रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगारी में बैठे हुए हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। उसको दोगे, कुछ जमींदार लोगों का सोच है, अरे इतना तुम लेबर पर बहा देते हैं, क्या इतना क्या मेहनत कमाने जाए, तो बैठा रहेगा, कुछ काम करेगा, वो अंत में घटेगा तो कुछ बेच के रखा जाएगा। इससे तो कुछ नहीं करता है। ऐसा ही होता है, कहता है इतना तो हम लोग ऐसे ही पानपुड़िया में अपने आदमी से पर बहा देते हैं खर्च, हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं। अंत में तकलीफ होता है तो क्या उदाहरण देगा, अरे हमको तो नौकरी के लिए दूरा पर से बुला के जा रहा था। अरे तुमको बुलाने दो ना, तुम्हें काबिलियत ही नहीं थी तो बुलाएगा क्या तुमको? अपनी कमी को छुपाने के लोग ऐसा कहते हैं शायद। दूसरा बात हम कर लें, अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन एवं न्यून उत्पादन की कोई संभावना नहीं होती। अति, देखो यहाँ अति का मतलब होता है ज्यादा। अति मतलब क्या होता है? अति ज्यादा कम के सेंस में भी होता है और बहुत ज्यादा के सेंस में भी होता है, लेकिन चूंकि यहाँ न्यून दे दिया है तो यहाँ अति का मतलब क्या, ज्यादा से ही लगाएंगे। अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन माने बहुत ज्यादा उत्पादन एवं न्यून उत्पादन की कोई संभावना नहीं होती है। हेलो हेलो
फ्लाइट मोड में जाएगा, होशियार हाँ कहता है। अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन माने किसी भी देश में उत्पादन ज्यादा नहीं होता है, कोई करता ही नहीं है। अब कहोगे सर अति उत्पादन क्यों नहीं होता है, तो बिजनेसमैन जानता है कि उत्पादन ज्यादा करेंगे तो मूल्य क्या हो जाएगा, अब मूल्य घट जाएगा तो हमारे मुनाफा में क्या आ जाएगी, गलत कि सही। तो अति उत्पादन कभी हो ही नहीं सकता है। और दूसरा न्यून उत्पादन की कोई संभावना नहीं है, न्यून माने कम, और कम उत्पादन होगा तो वस्तु का दाम क्या हो जाएगा, बिकाएबे नहीं करेगा। अब बिकाएगा नहीं तो उत्पादन रख लेके संतुलन में रहना। हाँ संतुलन में रहती, यही तो कहता है कि मांग स्वयं पूर्ति सृजित करती है, मतलब उतना ही उत्पादन होता है जितना कि लोगों का क्या होता है, आवश्यकता होती है। आवश्यकता से ज्यादा अगर कर देगा तो या तो वस्तु का दाम घट जाएगा तो वस्तु का दाम क्या हो जाएगा, वस्तु का दाम बढ़ जाएगा तो उपभोक्ता नहीं खरीदेगा, उपभोग नहीं कर पाएगा। अब वस्तु का दाम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जो खरीदने वाला नहीं वो खरीदेगा, तो जितना पूंजी लगाया उतना उसको मुनाफा नहीं होगा। जैसे सोच लो अभी सुन रहे हैं कि दूध का कीमत पुनः और बढ़ने वाला है, कंपनी बेवकूफ है, अगर बढ़ा देगी तो उसका प्रोडक्ट बिक्री का जो लेवल वो घट जाएगा। कुछ ऐसा वर्ग है जो अभी खरीदने में सक्षम नहीं है उस मूल्य पर, और बढ़ा देगा तो और कुछ लोग खरीदना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब यहाँ देखिए ये बात अगर समझ में आ गए तो आगे बढ़ूं। मांग अपनी पूर्ति स्वयं सृजित करती है, सिद्धांत चल रहा था। और आपको एक बात पता होगा कि 1929 और 1930 में विश्व में एक बहुत बड़ा भूचाल आया था जिसको विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के कारण 1929-30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी पड़ी थी। और आपको बता दें विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव, बुरा प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका पर पड़ा था। हम इसलिए बार बार बोलता हूं, भूकंप बाढ़ आता है तो अन्यथा मेरे बात को नहीं लेना है, अन्यथा लोगे तो बात को नहीं समझ पाओगे आप लोग। गरीब लोग कहता है हम तो बर्बाद हो गए, यार तू कहता है बीपीएल बिना पेनी के लोटा अपने आप को, कहता तू बर्बाद हो के ना गया। तू कल भी मजदूरी करके खाया, आज भी मजदूरी करके खा, तो बर्बाद हो गया, तुम्हारा था क्या जो दह गया। ये बात कहे रोड पर लाठी से मारेगा। एक तरफ अपने आप को दिखा रहे कि मैं क्या हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास तो 12 है तो अमीर का दहाएगा कि गरीब का दहाएगा, तुम बताओ। अमीर का जाएगा, गरीब का। जिसके पास खेत होगा उसका ना दहाएगा, आज जिसके पास खेत होगा छत पीते बाप रे बाप सब दहा गया। नहीं गलत है, 2 पेनी वाला लोटा जल्दी किया बिलो पॉवर्टी लाइन, एबव पॉवर्टी लाइन, ऐसे ही बोल दिया। 1929-30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी पड़ी और सबसे अधिक प्रभाव किसको पड़ा था, पड़ा इसलिए था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय वह विभिन्न देशों को कर्ज दिया था। क्या दिया था, और जब उसके बाद कर्ज को क्या ले लिया, वापस ले लिया। कर्ज को वापस ले लिया तो वहां हुआ क्या था कि जब सब देश अपन कर्ज दे दिया, कुछ सोना चांदी रुपया में दे दिया, तो उस देश में रुपया की कमी हो गई। नियम है इस समय स्वर्ण मान का ही पतन हो गया था, सोना के रूप में पैसा का प्रयोग सोना के रूप में होता था। तो सभी देश नियम एक बना हुआ है कि जितना रुपया छपाएगा ना उतना मूल्य का सोना उस केंद्रीय बैंक में स्टॉक किया जाएगा। गलत कि सही? तो सब देश अपन कर्जा तो दे दिया, अमेरिका को लौटा दिया, विश्व का सारा धन कहाँ पहुंच गया, पैसा आ गया हो, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, उत्पादन क्या कर लिया, ज्यादा कर लिया। और अन्य देशों के पास रुपया था ही नहीं कि क्या कर सके, तो बिना सोना रख ले रुपया लगा छापने। नियम बताया हूं, जो चीज मार्केट में ज्यादा हो जाएगा उस चीज का वैल्यू गलत कि सही? 70 रुपये गोभी था, 100 रुपये गोभी था, 40 रुपये पर आ गया, 30 रुपये। अब 15 दिन के बाद कहेगा 20 रुपया में 2.5 किलो, 30 रुपया में कहेगा ना। तो वस्तु ज्यादा हो जाएगा उसकी कीमत क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर मुद्रा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मुद्रा ज्यादा हो गया, उसका वैल्यू क्या हो गया, गिर गया। और अन्य देश जो युद्ध में फंसे हुए थे उसका कृषि चौपट हो गया था, कल कारखाने क्या हो गए, बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गया था। तो वस्तु का दाम बहुत ज्यादा आकाश में सट गया था और रुपया का वैल्यू गिर गया, क्योंकि बिना सोना रखे रुपया छाप लिया था सब। तो यहाँ पर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आ गई। जब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई तो जेबीसी का जो रोजगार का सिद्धांत था वो फेल हो गया।
हाँ फेल हो गया। क्यों? क्या लिखा कि अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन न्यूनपादन की कोई संभावना नहीं है। यहाँ उत्पादन अधिक होने लगा। अमेरिका बहुत ज्यादा उत्पादन कर लिया, लेकिन लोगों के पास पैसे ना था कि क्या कर सके, न्यून उत्पादन। अजोना देश के पास पैसा ना था, उत्पादन कर भी नहीं किया, क्योंकि सब तो लड़ाई में फंस गया। कारखाना में काम करने वाले, खेत में काम करने वाले मजदूर को ही बंदूक धरवा दिया, तो खेती क्या हो गया, चौपट हो गया। कारखाना क्या हो गया। इस कारण ई लाइनमा क्या हो गया, खत्म। तो 1930 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के दौरान या के बाद जेबीसी के द्वारा कहा गया एक बात कि मांग अपनी पूर्ति स्वयं सृजित करती है, निर्माण करते नियम क्या हो गया। तो इस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बाद एक बहुत बड़े और अर्थशास्त्र के विद्वान आए, जिनका नाम था जे एम्किंस। क्या नाम था? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हम लिखाया हूं, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट द इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड है ना, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में इन्होंने 1938 के आसपास ही पुस्तक लिखे थे, 36 में पुस्तक लिखे थे, जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इन्होंने रोजगार के निर्धारण के लिए एक नया शब्द दे दिया, रोजगार के निर्धारण के लिए नया बात कह दिया, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। मतलब रोजगार के निर्धारण के लिए सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति शब्द का प्रयोग किसने किया? 1929-30 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बाद। मतलब जेबीसी ने रोजगार के बारे में जो सिद्धांत दिया था, क्या नाम था, मांग अपनी पूर्ति। इसकी मुख्य बातें कितनी हैं? इसके नियम क्यों फेल हो गया? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के। और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बाद किनका नियम सफल रहा? इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी 1986 जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें इन्होंने रोजगार के लिए कितने शब्द का प्रयोग किया? सामूहिक मांग और हमें उम्मीद है आप लोग तो होशियार पढ़े लिखे विद्वान में से हैं। सामूहिक मांग, सामूहिक माने सबका, मांग माने डिमांड। सामूहिक मतलब मांग मतलब क्या? सामूहिक पूर्ति मतलब सबका पूर्ति। इस दो शब्द का प्रयोग किया और कहा कि रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। ये दोनों शब्द का प्रयोग किया और क्या कहा कि रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। अब सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति को समझने से पहले हम एक बात जानेंगे कि प्रभावपूर्ण मांग क्या है। क्या प्रश्न है? प्रभावपूर्ण मांग क्या है या प्रभावपूर्ण मांग से आप क्या समझते हैं? तो कहता है सामूहिक मांग का वह स्तर। फिर टेंशन में आ जाओगे कि सर सामूहिक मांग तो बुझ भी नहीं की। तो सामूहिक मांग मतलब सबका मांग। मैं एक व्यक्ति हूं तो हमारा भी कुछ मांग है और तुम सब मिलकर सरकार हो तो सरकार का भी कुछ डिमांड है, मान लो। तो सरकार की मांग और जनता की मांग को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? और सरकार की पूर्ति और जनता की पूर्ति को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? सामूहिक पूर्ति। सरकार के निवेश और जनता के निवेश को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? सामूहिक निवेश। बात तो सही है। जनता प्लस सरकार जोड़ दो, जो शब्द आ जाए। परिभाषा बड़ी आसान होता है, थोड़ा समझना है। प्रभावपूर्ण मांग है क्या? तो सामूहिक मांग का वह स्तर मतलब लेवल जहां सामूहिक पूर्ति आपस में किसके बराबर? मांग के बराबर। किसके बराबर हो? शब्द छोड़ दिया गया है विद्वान के द्वारा, तो हमहू छोड़ दिए, लेकिन बताना पड़ेगा ना किसके बराबर हो। तो जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति बराबर हो, मतलब हमें लेबर की जितना जरूरत है, अगर लेबर का उतना ही पूर्ति हो जाए तो मजदूरी फिक्स हो जाएगा कि ना हो जाएगा? अब सीधा जान लो, इससे पहले पढ़ाया हूं, लेबर मार्केट में ज्यादा है और लेबर का डिमांड क्या है? तो मजदूरी का दर क्या होगा? और लेबर कम है और लेबर का डिमांड, तो लेबर का कीमत क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ये बताएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर 2 नंबर का प्रश्न पूछता है कि प्रभावपूर्ण मांग तो सामूहिक मांग का वह स्तर जहां पर सामूहिक पूर्ति किसके बराबर हो?
तो क्या कहेंगे? अब है कि सामूहिक मांग या समग्र मांग क्या है, इसी शब्द को यहां समझाए, हालांकि मैं बोल दिया हूं पहले ही। देश के निवासियों के द्वारा अपने दिए हुए आय स्तर पर वस्तुएं एवं सेवाओं को क्रय करने के लिए जो खर्च करता है, सामूहिक मांग या समग्र मांग कहते हैं। लेकिन सरकार का भी क्या करेंगे, हम इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि सरकार भी अपने विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान क्रय करती है, परचेज करती है। सरकार भी पंखा खरीदती है, सरकार भी बल्ब खरीदती है, सरकार भी चावल दाल आटा खरीदती है कि नहीं खरीदती है? तो सरकार भी वस्त्र, सरकार भी सब कुछ खरीदती है जो मैं खरीदता हूं। तो सरकार अपने जरूरत को पूरा करने के लिए जितनी वस्तु खरीदती है और उस पर जो खर्च करती है, और हम जो करते हैं सबको जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? सामूहिक मांग या समग्र मांग कहलाता है। तो हमने एक शब्द कहा, आप सबकी व्यय हमारी आय आपस में बराबर है। गलत है कि सही? गलत, सही है। कैसे? हम जितना खर्च करेंगे उतना ही ना। क्योंकि आप जितना खर्च करते हो शिक्षा पर, हमारे कोचिंग में, वही हमारी आय। इसके अलावा हमारी आमदनी का कोई स्रोत है क्या? आप सेंटेंस ठीक बोल, शिक्षा पे बोल दिए तो। हाँ, मैं यहाँ अपने से जोड़ के बता दूं, मैं खुद बोला हूँ। मैंने एक लाइन में कहा कि आप सबकी जितनी खर्च है, हमारे संस्था में बैठे हो तो मैं अपने खर्च जोड़ूंगा। अब रूम मालिक के जाओगे तो उसका तो अलग बात हो जाएगा ना। आप सबकी व्यय और हमारी आय, हाँ शिक्षा वाला, हाँ, बात मत बढ़ाओ आगे। आपस में क्या है, इतना समझ गए ना तो हो गया। सामूहिक मांग वस्तु इसमें डाल देगा। सामूहिक मांग AD, सामूहिक मांग और एग्रीगेट डिमांड बराबर क्या होता है? इसका सूत्र है उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय। उपभोग पर जो हम खर्चा करते 100 और किसी कारोबार में जो निवेश करते हैं, उन दोनों को क्या कर दो? क्या कहलाएगा? इसको फॉर्मूला में AD बराबर क्या होगा? तो C प्लस I। C बराबर होता है कंजप्शंस और I बराबर इन्वेस्टमेंट होता है ना। होगा तो वहां फॉर्मूला में लिख देगा। गेस में कहीं होगा कहीं या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन AD बराबर C प्लस क्या होगा? I होगा। निवेश इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना तो पूछ देगा AD बराबर C प्लस क्या? तो 1 2 3 I B C J मार देना, कुछ हो जाएगा। एक नंबर बोल नहीं। हाँ, तो सामूहिक मांग AD बराबर क्या होता है? तो या सामूहिक मांग बराबर उपभोग व्यय प्लस या बचत पे कुछ भी दे सकता, लेकिन आपको याद रखना ये दोनों होता है, मतलब AD बराबर C। और सामूहिक मांग और समग्र मांग की विशेषता के पूर्ति वाला बात कल चर्चा करेंगे। सामूहिक, ये जो मेरा शब्द रह गया, इस पर चर्चा कल होगी, और कल गणित वाला प्रश्न भी समझा देंगे। ये आसान है, थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो यही समझ जाओगे चैप्टर का गणित। सामूहिक मांग या समग्र मांग की विशेषता है। तो सामूहिक मांग में हम क्या करते हैं? वस्तु या सेवा का डिमांड करते हैं। वस्तु माने खाने पीने पहनने का सामान, और मेरा सेवा है, डॉक्टर का सेवा है ना, सेवा ही ना है ये। तो वस्तु या सेवा का मांग करते हो। तो वस्तु या सेवा की मांग करते हो तो या तो उपभोग करते हो या क्या करते हो? निवेश। हम वस्तु या सेवा के डिमांड करते क्या करते हैं? मतलब हम ब्रेड मांगे तो उपभोग कर लिए, लेकिन आप शिक्षा पर खर्चा करते हम निवेश न कर रहे हैं। देखो, जो इस शिक्षा पर जितना ज्यादा खर्च करेगा वो भविष्य में उससे अधिक पैसा कमाएगा। अब तू चाहोगे 1 रुपया खर्चा ना करेगा, हम शिक्षा से कमा ले, कदापि संभव नहीं है। अपने बेटा को पढ़ाने के लिए 10 लाख 20 लाख जो दिल्ली में रखे खर्चा करता है, गारंटी तब आगे से बनता है तब करोड़ों कमाता है। अब सोचेगा, हम बार बार बोलते हैं बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा। नहीं, नटी दब के नहीं, मेरा ये कहना है कि कोशिश बिना किए सफलता नहीं मिलती है। बिना कोशिश किए अगर सफलता मिल जाए तो उस सफलता कोई फायदा भी नहीं होता है। हाँ, तो प्रश्न क्या है? हम जो वस्तु सेवा की मांग करते हैं उसमें उपभोग पर खर्च करते हैं और उपभोग की बात करते हैं तो उपभोग ही 2 प्रकार का होता है। उपभोग माने प्रयोग 2 प्रकार के होते हैं। एक निजी उपभोग, एक व्यक्ति के द्वारा
या किया गया उपभोग एक व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा अपने प्रयोग के लिए किया गया खर्च निजी उपभोग कहलाता है। और सरकार के द्वारा प्रयोग पर किया गया खर्च क्या कहलाता है? और आपको बता दें कि निजी उपभोग और सार्वजनिक उपभोग को सम्मिलित रूप से समग्र मांग कहते हैं, क्योंकि जितना इस उपभोग पर खर्चा करेगा, ये दोनों जितना डिमांड करेगा उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत कि सही? इसी बात को यहाँ लिखा गया है। और निवेश मांग क्या है? तो निवेश मांग भी दो प्रकार का होता है। एक निजी व्यक्ति का भी निवेश होता है, मतलब देखो सरकार का भी कल कारखाना है और निजी व्यक्ति का भी कल कारखाना है। सरकार का बस है तो निजी व्यक्ति का भी बस है, सरकार का हवाई जहाज है तो निजी व्यक्ति का भी हवाई जहाज है। तो निजी व्यक्ति की निवेश, निजी व्यक्ति किसी कारोबार में जो अपना खर्च करता है उसको निजी निवेश कहते हैं, और सरकार जो विभिन्न कारोबार में खर्च करता है उसको हम सार्वजनिक निवेश के नाम से कहते हैं। तो सरकार के निजी व्यक्ति का निवेश और सरकार के द्वारा किए गए निवेश को हम कुल निवेश के नाम से, दोनों के निवेश माने खर्चा को क्या कर दो, क्या कहेंगे हम? कुल निवेश के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आज इस टॉपिक पर हमने पूरा कर लिया। कहा गया हाँ, ये और इस टॉपिक पर हम लोग क्या करेंगे कल के क्लास में।